A very good morning dear student. Today we will discuss two component system of phase diagram. फेज डायग्राम में अभी तक हमने वाटर सिस्टम डिस्कस किया था जो कि वन कंपोनेंट सिस्टम था, क्योंकि उसमें H2O से ही पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कॉपर सिल्वर सिस्टम का। कॉपर सिल्वर सिस्टम में यदि हमको कॉपर को रिप्रेजेंट करना है तो हम Ag से नहीं कर सकते। Ag को रिप्रेजेंट करना है, सिल्वर को रिप्रेजेंट करना है तो Cu से नहीं कर सकते। मीन्स हमको कॉपर के लिए Cu और सिल्वर के लिए Ag लेना ही पड़ेगा। इस वजह से उसको हमने टू कंपोनेंट सिस्टम में डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो इसका फेज इक्वेशन है, जो कि हमने यहाँ पर सबसे इसके पहले जब हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में डिस्कस किया था तो वो था F प्लस P इजिकल टू C प्लस 2। ये हमारा एक नॉर्मल फेज इक्वेशन है। अब यदि हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल लें तो मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम में मिनिमम वन फेज तो होगा ही होगा, तो P की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 और कंपोनेंट चूंकि हम टू कंपोनेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से C की वैल्यू आ गई है 2। तो हमने यहाँ पर पुट किया और ये हो गया +2। तो आंसर आ जा रहा है यहाँ पर F की वैल्यू आ जा रही है 3। मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मीन्स 3 वेरिएबल्स हमको लेना पड़ेगा। अब 3 वेरिएबल्स को यदि हमको 3 डायमेंशनल लेना हो तो हम इजीली ले सकते हैं कि यदि हम इस तरीके से ये लेते हैं तो एक एक्सिस ये हो जाता है, एक एक्सिस ये हो जाता है, एक एक्सिस ये हो जाता है। बट यदि हमको ऑन पेपर शो करना है तो ऑन पेपर शो करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो ले सकते हैं, पर हम आपसे बोले कि अबव द प्लेन में हमको एक वेरिएबल्स को एक और फैक्टर को भी इस पे इफेक्ट को शो करना है तो हमको एक प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन में चेंजेस किए और चेंजेस क्या लेकर के आए कि जो प्लस में 2 था उसकी जगह पर उन्होंने रखा है +1 और +1 करके इस इक्वेशन का नाम रखा रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन। ये हो गया रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन। अब जब रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन में हम जब वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम फेज 1 है, कंपोनेंट तो 2 ही रहेंगे क्योंकि 2 कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, हम उस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 की जगह पर चेंज किया है 1। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू आती है 2। मीन्स मैक्सिमम 2 वैल्यू ही आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। उस 2 वैल्यू को हम x और y एक्सिस पर कोई भी फैक्टर जिसको भी हमको लेना है उसको हमने ले लिया है और उस पर स्टडी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी 2 कंपोनेंट सिस्टम हम डिस्कस करेंगे उस जगह पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन का यूज करेंगे। इसमें ही वैल्यू पुट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। इसका हम ध्यान रखते हैं। अब हम चलते हैं कॉपर सिल्वर सिस्टम की तरफ। कॉपर सिल्वर सिस्टम में हमको 2 हमने मेटल लिए हुए हैं, एक लिया हुआ है कॉपर और दूसरा लिया हुआ है सिल्वर। और कॉपर और सिल्वर के जब हम यहाँ पर फैक्टर्स देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे हमको काम करना है तो हम यहाँ पर 2 फैक्टर लेते हैं। एक तो लेते हैं कॉम्पोजिशन, एक लेते हैं हम कॉम्पोजिशन और दूसरा हमको यहाँ पर दूसरे एक्सिस में लेना है टेम्परेचर। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेशर क्यों नहीं लिया हमने, कॉम्पोजिशन क्यों लिया? तो जनरली प्रेशर का यूज हम
गैसियस स्टेट के लिए अच्छे से करते हैं। जहाँ गैसियस स्टेट होती है, जहाँ वेपोराइज होता है, वहां पर हम प्रेशर का यूज करते हैं। जनरली उस पर इफेक्ट भी हमको देना पड़ता है। बट ये पूरे सिस्टम में हम दो ही फेज को डिस्कस करने वाले हैं, एक सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज। तो चूंकि सॉलिड और लिक्विड फेज में ही इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं हम, इस वजह से हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमने काम कर दिया और वेरी हमने किस किस को किया है, टेम्परेचर को एंड कॉम्पोजिशन को। तो टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन को वेरी करके और हमने यहाँ पर पूरे इस फेज स्टडी को किया और उस पर हमने देखा कि किस तरीके से फेजेस यहाँ ये सॉलिडिफाई होता है। तो वो पूरा स्टडी हमने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू करेंगे। अब इसमें हमको दो जगह से स्टार्ट किया। पहला हमने लेफ्ट कॉर्नर लिया। लेफ्ट कॉर्नर पर सिल्वर की जो वैल्यू थी वो थी 0%। अब 0% से हम यहाँ पर इसको इंक्रीज करते गए बढ़ाते जा रहे हैं और राइट साइड में यहाँ पर आ जा रहा है 100% सिल्वर। वैसे भी कॉपर को हमने यहाँ पर इस साइड में कॉपर लिया। कॉपर हमने यहाँ पर लिया है 0%। अब कॉपर को हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते यहाँ पर आ गया ये 100% कॉपर। कॉपर यहाँ पर 100% है तो सिल्वर कितना है, 0। यहाँ पर 100% सिल्वर है तो कॉपर कितना है, 0। यदि हम यहाँ से 0 से यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए सिल्वर यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज कि ये 1% है, मीन्स कॉपर इसमें कितना होगा, 99%। यदि सिल्वर यहाँ पर 2% है तो कॉपर कितना होगा, 98%। यदि सिल्वर यहाँ पर 5% है तो कॉपर को हम कितना मान रहे हैं कि वो कितना होगा, 95%। कुछ इस तरीके से कॉम्पोजिशन में चेंजेस करते हैं, मिक्स करते चले जाते हैं और अब उसमें चेंजेस देखते हैं और जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी फेस में जिस तरीके से चेंजेस आते हैं उसको पूरा इस ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर जहाँ पे 100% कॉपर है और यहाँ पर जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हम उसको बोल सकते हैं वो कितना है, 1084 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 1084 डिग्री सेल्सियस के नीचे कॉपर पूरा सॉलिडिफाई होगा। अब यदि हमको कॉपर को मेल्ट करना है तो हमको 1085 डिग्री सेल्सियस या 84 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हम आएंगे तब हमारा कॉपर मेल्ट होना शुरू होगा। तो यहां तक हमने देख लिया कि प्योर कॉपर 1084 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड स्टेट में रहता है। फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ राइट साइड पर चलते हैं। यहाँ पर सिल्वर 100% है। सिल्वर का यदि हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वो होता है 960 डिग्री सेल्सियस। 960 डिग्री सेल्सियस के नीचे सिल्वर सॉलिड कंडीशन में होगा। 960 के अबव जाने पर अब सिल्वर लिक्विफाई होना शुरू होगा। ये तो हो गया प्योर मेटल की बात। अब हमने क्या किया है, इन दोनों मेटल को आपस में मिक्स करना शुरू किया है। मीन्स यहाँ पर 100% सिल्वर है तो कॉपर 0% है। जब हमने सिल्वर को 99% किया तो कॉपर हमारा 1% हो गया। सिल्वर को 98 किया तो कॉपर 2% है। सिल्वर को 95 किया तो कॉपर 5% है। कुछ इस तरीके से हम इनके कॉम्पोजिशन में वेरिएशन लाते हैं और जब हम वेरिएशन लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेस होना चालू हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि प्योर कंडीशन की बात करें तो ये सॉलिड है, बट यदि ये चीज इस ग्राफ के यदि हम इसके साथ साथ चलते जाते हैं तो इसमें चूंकि सिल्वर के साथ कॉपर मिक्स होता चला जा रहा है तो ये यहाँ से ये दोनों ग्राफ यानी दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर या कॉपर का जो
जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, और डिप्रेस होते 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 करीब करीब 7-8 डिग्री सेल्सियस तक दोनों मेटल लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं। दोनों मेटल लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर डिप्रेशन चल रहा है, और यहाँ पर जो 7-8 डिग्री सेल्सियस, और यदि इसके कॉम्पोजिशन की वैल्यू को हम देखें तो ये होता है 71.8% सिल्वर। आप ये सिल्वर की साइड में है ना, थोड़ा सिल्वर के पास में है, तो 71.8% इसमें सिल्वर है। तो रिमेनिंग पार्ट यदि हम देखें तो 28.2% इसमें क्या होगा, कॉपर होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है, ये आप बहुत अच्छे से मेमोरी में रखेंगे। 71.8% सिल्वर, 28.2% कॉपर। इस पूरे कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर या उसको यूटैक्टिक कॉम्पोजिशन भी हम बोल सकते। और इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे यूटैक्टिक टेम्परेचर। मींस इस टेम्परेचर पे और इस कॉम्पोजिशन पे हमारा जो दो मेटल का कॉम्पोजिशन है वो यहां तक, इस पॉइंट तक लिक्विड स्टेट में रह सकता है। इसके नीचे यदि हम आते हैं या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहीं पर भी हम जाते हैं, इस पॉइंट से जैसे ही हम हटते हैं कुछ ना कुछ सॉलिड स्टेट इसमें सेपरेट आउट होती हुई दिखाई देती है। यदि हम इस तरफ आते हैं तो कुछ अल्फा फेज, कुछ सॉलिड स्टेट में हमको कुछ मटेरियल सॉलिडिफाई होता हुआ दिखाई देगा। इस तरफ आते हैं तो अलग कॉम्पोजिशन का हमको यहाँ पर कुछ सॉलिड सेपरेट आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये भी सिर्फ एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर दोनों मेटल लिक्विड स्टेट में रह सकती हैं। ये इसका मिनिमम टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसको हमने यूटैक्टिक टेम्परेचर और इस कॉम्पोजिशन को हमने यूटैक्टिक कॉम्पोजिशन बोला। अब इसके बाद यहाँ पर और जब स्टडी की गई तो ये जो कर्व है, इसके इस तरफ वाला जो एरिया है उसमें हमने देखा कि दोनों मेटल मेल्टिंग कंडीशन में, लिक्विड स्टेट में है। तो ये लिक्विड स्टेट में के ऊपर हम आते हैं तो ये मेल्टिंग कंडीशन है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ले लें, इसको हमने F पॉइंट बोला, इसका एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगा। अब सीधे सीधे इसी कॉम्पोजिशन को हम टेम्परेचर को डाउन करते जाएं, डाउन करते जाएं, डाउन करते जाएं। इस तरीके से हम डाउन करते जाएंगे, हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम G से डिनोट करते हैं। इस G पॉइंट के जैसे ही इस टेम्परेचर पे, इस कॉम्पोजिशन पे हम आते हैं, यानी कॉम्पोजिशन तो सेम है, सेम कॉम्पोजिशन पे हम इसको टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। ये पॉइंट जैसे ही आया G पॉइंट, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि एक अल्फा फेज हमको सेपरेट आउट होते हुए दिखाई देती है। अल्फा फेज मींस एक सॉलिड स्टेट है और उसको हमने अल्फा नाम दे दिया। वो क्यों दिया मैं बताते हैं। तो अल्फा फेज या एक सॉलिड फेज जो है वो हमको सेपरेट आउट होते हुए दिखाई देगी। मतलब अब इस पॉइंट से जैसे ही नीचे हम आते हैं तो अब हमको कुछ ना कुछ सॉलिड मटेरियल सेपरेट आउट होता हुआ दिखाई देगा। और यदि हम इसके साथ साथ इसी के अलोंग यहाँ पर चलते चले जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। उससे नीचे ही कोई भी पॉइंट पर हम यदि आते हैं तो वो सॉलिड कुछ न कुछ उसमें सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। अब इसमें हमने इसको अल्फा फेज क्यों बोला, देखिएगा अल्फा फेज इसलिए बोला है क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा अलग है। इस एरिया में सिल्वर 0 है, कॉपर 100% मीन्स कॉपर रिच फेज कहलाएगा। इसमें कॉपर रिच फेज है, तो कॉपर रिच फेज है इसलिए इसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया। इस तरफ जो सेपरेशन होगा सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी सेपरेशन होगी। तो यहाँ पर जो फेज
निकल रही है, जो सॉलिड स्टेट में जो हमको मटेरियल दिखाई दे रहा है, जो कुछ सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हमने बीटा फेज बोला। क्यों बीटा फेज बोला? क्योंकि उसमें सिल्वर ज्यादा है, कॉपर कम। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग अलग कॉम्पोजिशन के कारण इनको अल्फा फेज बोल दिया और इसको बीटा फेज बोल दिया। बीटा फेज सिल्वर रिच है, अल्फा फेज कॉपर रिच है। तो ये इस तरीके से सेपरेशन हमको दिखाई दिया। फिर हमारा जो यूटेक्टिक पॉइंट था, इसकी भी हमने स्टडी की। हमने क्या किया कि इसी कॉम्पोजिशन पर, जो यूटेक्टिक मिक्सचर था, इसी कॉम्पोजिशन पर हमने यहाँ पर टेम्परेचर को हाई किया, मतलब कॉम्पोजिशन सेम रखा, टेम्परेचर को हाई किया। तो ये मेल्टिंग कंडीशन में था। मेल्टिंग कंडीशन से आते 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 यहाँ पर 778 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट था। मेल्ट होने के बाद अब जैसे ही हमने इसके यूटेक्टिक मिक्सचर या यूटेक्टिक पॉइंट के जैसे ही नीचे हम आए तो हमको ये पूरा सॉलिडिफाई हो गया और इसमें हमको दो फेज दिखाई दी, एक अल्फा फेज और एक बीटा फेज। तो इस O के अब जाएंगे तो मेल्टिंग कंडीशन मिलेगी हमको दोनों मेटल की। इस पॉइंट तक आते आते ये मिनिमम टेम्परेचर मिला जहां तक ये मेल्टिंग कंडीशन में है, और इस पॉइंट से जैसे ही हम नीचे आते हैं तो वो अल्फा और बीटा का पूरा सॉलिड फेज हमको दो अलग अलग क्रिस्टल्स, अलग अलग कॉम्पोजिशन के क्रिस्टल्स हमको मिले। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सॉलिडिफाई हो गए। अब इसके बाद जो अल्फा फेज है, इनके कॉम्पोजिशन में टेम्परेचर के साथ साथ क्या वेरिएशंस आए वो भी हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, जब इसका स्टडी की तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करते चले जाते हैं, जो अल्फा फेज दिख रहा है उसके कॉम्पोजिशन में कुछ इस तरीके से चेंज आए। मीन्स ये कर्व यदि इस तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ यदि जा रहा है तो यहाँ का कॉम्पोजिशन कुछ अलग होगा और यहाँ का कॉम्पोजिशन कुछ अलग होगा। यदि यहाँ पर है मीन्स सिल्वर इसमें 1% होगा तो कॉपर 99% होगा, और यदि इस तरफ है मीन्स हो सकता है कॉपर 95% हो रहे, सिल्वर 5% रहे। मीन्स कहने का मतलब ये कि जब हमने इसके ही अल्फा फेज जो भी है उसकी हमने स्टडी की, जो सेपरेशन हो रहा था उनकी जब हमने स्टडी की, उनके कॉम्पोजिशन को देखा, तो हमने देखा कि जैसे हम टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं, इनके अल्फा फेज के जो सॉलिड मटेरियल हमको जो दिखाई दे रहा है उस सॉलिड मटेरियल के कॉम्पोजिशन में चेंज आया। और ऐसे ही सिमिलर हमने बीटा फेज की जब स्टडी की तो बीटा फेज की स्टडी में भी कॉम्पोजिशन में चेंज आया, बट यूटेक्टिक पॉइंट के पहले तक तो एक प्रॉपर सीक्वेंस रहा। यहाँ पर वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, पर उसका एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज पे वो डिक्रीज हो रहा है। और यूटेक्टिक पॉइंट के बाद फिर हमने देखा कि इसमें फिर वेरिएशंस हमको कॉम्पोजिशन में मिले। यानी ये जो आपको पॉइंट, ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व जो है यहाँ इस पॉइंट की बात करेंगे हम तो इसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, इस पॉइंट की बात करेंगे हम तो इसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, इस पॉइंट की बात करेंगे हम तो इसका कॉम्पोजिशन अलग होगा। तो ये इस तरीके से अलग अलग कॉम्पोजिशन वाले हमको बीटा फेज दिखाई दिए। तो ये इस तरीके का वेरिएशंस जो है वो हमको दिखा। इतना पूरी चीजें आपको अपने आंसर में मेंशन करना है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें वेरिएशंस में आई हैं। अब इसके बाद यदि हम स्टडी करते हैं इस O पॉइंट की, तो जो O पॉइंट जो है जिसको हम बोल रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट, इस यूटेक्टिक पॉइंट की यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला है F प्लस P इजिकल टू C प्लस 1, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था रिड्यूस्ड फेज रूल को हमको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जो फेज है वो कितनी फेज है, 3 फेजेस है, मतलब अल्फा फेज, बीटा फेज और यहाँ पर मेल्टिंग फेज। तो फेज है 3, और चूंकि अब 2 कंपोनेंट सिस्टम
सिस्टम पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कंपोनेंट सी की वैल्यू 2 ही रहेगी और प्लस हमने लगा दिया यहाँ पर 1, तो f की वैल्यू आ गई है 0। मीन्स आपका ये जो सिस्टम है ये नॉन वेरिएंट कहलाएगा या इनवेरिएंट कहलाएगा या डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी। मीन्स ये पॉइंट आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर ही मिलेगा। टेम्परेचर वेरी कर दें, कॉम्पोजिशन वेरी कर दें तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा। ये वाला जो अपन को यहाँ पर लिक्विड स्टेट मिल रही है जो दोनों के मिक्स करने पर वो नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉलिड स्टेट में कुछ ना कुछ वो सेपरेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसके बाद यदि हम इसके कर्व की स्टडी कर लें तो कर्व की स्टडी करने पर यहाँ पर जो कर्व है उनको हम देखते हैं। तो ये कौन सा कर्व हो गया, BO, और ये कौन सा कर्व हो गया, AO। तो दो कर्व हमको मिल रहे हैं, BO कर्व एंड OA कर्व या AO कर्व, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इन कर्व में क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, ये कॉपर का। क्यों है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, क्योंकि हमने इसमें मिक्स किया हुआ है सिल्वर। इसी तरीके से AO कर्व को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर को यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, पर किस तरीके से हो रहा है, बाय एडिंग कॉपर। यहाँ पर हो जाएगा बाय एडिंग सिल्वर। तो सिल्वर को ऐड करेंगे तो डिप्रेशन हो रही है। अब यहाँ पर ये जो कर्व है इसमें दो स्टेट इक्विलिब्रियम में है, एक मेल्टिंग स्टेट है और एक यहाँ पर अल्फा फेज है। ऐसे ही यहाँ पर भी मेल्टिंग स्टेट है और एक बीटा फेज। मीन्स फेज कितनी है, 2। तो अब हम जल्दी से इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो F प्लस फेज है 2, कॉम्पोनेंट 2 ही रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा। तो यहाँ पर F की वैल्यू आ जाएगी 1। मीन्स जितने भी कर्व होंगे उन कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। मीन्स वो कैसा हो जाएगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम, यूनिवेरिएंट सिस्टम। इसके बाद यदि हम इनके एरियाज की बात करें, यहाँ पर तो हमने कर्व की बात कर ली, अब इनके एरियाज की बात करें तो एरियाज में आप देखेंगे हमको जो एरियाज दिखाई दे रहे हैं, एक एरिया दिख रहा है हमको BOA के अबव, तो यहां पर हम बोलेंगे अबव BOA। दूसरा एरिया दिख रहा है बिलो BO, बिलो AO। तो यहां पर दो एरिया और दिख रहे हैं, बिलो BO एंड OA। OA AO कुछ तो बोल सकते हैं, दो। अब इसके अबव एरिया की बात करें तो अबव एरिया जो है उसमें फेज है एक ही, मेल्ट फेज है एक ही, मेल्ट, तो मेल्ट स्टेट में है। इस वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम, तो F प्लस P, फेज कितना है 1, कॉम्पोनेंट कितने हैं 2, प्लस कितना है 1, तो F की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। मीन्स ये यहाँ पर एरिया कैसा हो जाएगा, बाई वेरिएंट। और यदि हम बिलो की बात करें तो बिलो में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये अल्फा फेज निकल रहा है, ये बीटा फेज निकल रहा है, प्लस इसमें क्या है, मेल्ट भी है। इसमें यहाँ पर क्या है, मेल्ट भी है, तो मेल्ट कंडीशन भी है और बीटा फेज भी है, मेल्ट कंडीशन भी है और सॉलिड फेज भी है। तो सॉलिड और लिक्विड दो फेज जो है वो हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, एरिया में। इस वजह से यदि हम बिलो AO और OA की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा F प्लस फेज कितने हो गए हैं 2, कॉम्पोनेंट 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F हो जाएगा 1। मीन्स यहाँ पर ये सिस्टम कैसा कहलाएगा, यूनिवेरिएंट। तो ये सिस्टम हो गया आपका यूनिवेरिएंट, जो नीचे वाला एरिया
और ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा बाई वेरिएंट, क्योंकि उसमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पर 2 आ रही है। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स, ग्राफ, एरियाज के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। अच्छे से हम यूटैक्टिक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट भी अलग से आ सकता है, इसके डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और कॉम्पोजिशन के इफेक्ट और टेम्परेचर के इफेक्ट के बीच में हमने पूरा ये ग्राफ प्लॉट किया है। इस तरीके से पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं जरूर उसके आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल and take care.